आज मैं आपको जिस मर्डर केस की कहानी सुनाने जा रही हूँ वो तंदूर मर्डर केस के नाम से भी फेमस है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो इसका नाम तंदूर मर्डर केस रखा गया। अब जैसे हाल ही में भी आपने न्यूज़ देखी होंगी श्रद्धा मर्डर केस, या फिर आपने एक और खबर सुनी होगी जिसमें पुलिस छापे मारने जाती है ब्लैक नोट जो करेंसी मिलती है उसके लिए, लेकिन वो एक मर्डर को सॉल्व करती है। तो ये केस उससे बिल्कुल ही अलग है। ये केस है 1995 का, और ऐसा भी नहीं है कि ये कत्ल किसी बगैर पढ़े लिखे इंसान ने किया हो या कोई छोटा बच्चा हो या जिसकी उम्र कम हो। ये कत्ल जो हुआ है वो एक नेता के हाथ हुआ, और उसने अपनी बीवी का इतनी बेरहमी से कत्ल किया जिससे ना सिर्फ देश बल्कि दुनिया में हर कोई इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस कहता है। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। हम बात कर रहे हैं 2 जुलाई 1995 की। मामला 2 जुलाई 1995 से अगर हम थोड़ा पहले चलते हैं तो मैं आपको कहानी वहां से सुनाती हूँ, जब यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, दिल्ली यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुनील शर्मा और उनकी वाइफ नैना साहनी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ते थे। कहा जाता है कि उस वक्त से ये दोनों अच्छे दोस्त थे। नैना साहनी का उस वक्त एक और दोस्त हुआ करता था, मतबूल करीम। तो नैना साहनी और मतबूल करीम की अच्छी दोस्ती थी। सुनील शर्मा और नैना साहनी की भी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। ये लोग कॉलेज के वक्त से ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में तीनों साथ ही पढ़ते थे, और कहा जाता है कि कॉलेज के वक्त से ही ये लोग कांग्रेस से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे कर ये लोग यूथ कांग्रेस में आए, वहाँ के ये लोग कार्यकर्ता बने, और इसके बाद तीनों को कोई ना कोई पद मिल गया, जिसमें सुनील शर्मा को यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट का पद मिला जो कि दिल्ली का था। उसके बाद कहते हैं कि सुनील शर्मा और नैना साहनी में प्यार हुआ और दोनों ने लव मैरिज कर ली। दोनों बड़े ही प्यार से रहते थे, वही दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन कुछ दोनों में थोड़ी बहुत खटर पटर हुआ करती थी। कहा जाता है कि सुनील शर्मा को शक था कि उसकी वाइफ नैना साहनी का किसी से अफेयर चल रहा है। अब अफेयर था या नहीं था ये क्लियर नहीं था, लेकिन उसको शक था नैना साहनी पे। तो 2 जुलाई की बात है, 2 जुलाई 1995 की बात है कि सुनील कहीं बाहर गया होता है और वो घर आता है तो वो देखता है कि नैना किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। उस वक्त मोबाइल फ़ोन का चलन थोड़ा कम था, क्योंकि कहा जाता है उस वक्त कॉल करना काफ़ी महंगा हुआ करता था। अगर आप एक कॉल करते हैं तो उसके 25 से 30 रुपये पड़ते थे, इनकमिंग के भी और आउटगोइंग के भी। तो मोबाइल उस वक्त हर किसी के पास नहीं हुआ करता था, सबसे ज़्यादा चलन लैंडलाइन का था। तो वो देखता है कि नैना किसी से लैंडलाइन से बात कर रही है, लेकिन जैसे ही सुनील कमरे में आता है नैना हड़बड़ाहट में फ़ोन रख देती है। सुनील को शक होता है, वो नैना से पूछता भी है कि किससे बात कर रही थी, तो नैना उससे कह देती है कि रॉन्ग नंबर था। नैना चली जाती है किचन में काम करने के लिए, और सुनील वही लैंडलाइन उठाता है और फ़ोन को रीडायल करता है। वो उधर से आवाज़ सुनता है मतबूल करीम की। जैसा कि तीनों एक दूसरे को जानते थे तो वो मतबूल की आवाज़ तो पहचानता ही था, और कहीं ना कहीं उसको शक भी था कि इन दोनों के बीच कुछ अफेयर चल रहा है। लेकिन अगर हम मतबूल करीम की माने तो उसका कहना था कि उसके और नैना के बीच कुछ भी ऐसा नहीं था। दोनों काफ़ी वक्त से दोस्त थे, उन्होंने कांग्रेस में भी साथ में काम किया, तो जिसके चलते उनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उनके बीच अफेयर जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन सुनील को लगता था कि उसकी वाइफ नैना साहनी का किसी से अफेयर चल रहा है, और जब वो मतबूल करीम की आवाज़ सुनता है लैंडलाइन पर तो उसको कंफर्म हो जाता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि नैना का अफेयर वो मतबूल करीम से चल रहा है। वो किचन में आता है, नैना साहनी से पूछता है आके कि तुम किससे बात कर रही थी, तो नैना फिर से वही जवाब देती है कि कोई रॉन्ग नंबर था। इसके बाद सुनील को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो कहता है तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मतबूल करीम से बात कर रही थी। अच्छा, कहा जाता है उस वक्त सुनील शर्मा जो कि यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तो उसके पास लाइसेंस वाली पिस्टल भी थी। तो वो अपनी पिस्टल लेके आता है और पहले तो हवा में कहते हैं एक फायर करता है, तो वो मिस फायर उसको कहा जाता है, या फिर कहते हैं कि वो सिर्फ डराने के लिए एक फायर करता है हवा में। और उसके बाद नैना साहनी काफ़ी काँप जाती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि उसको कुछ भी कहते हैं समझ में नहीं आ रहा होता है। वो नैना साहनी के ऊपर 2 गोलियां चला देता है। एक गोली गर्दन में लगती है और एक गोली सीधे माथे पर लगती है, और नैना साहनी की तुरंत ही मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो जाती है तब सुनील का गुस्सा ठंडा होता है और उसे समझ में आता है कि उसने ये क्या कर दिया। वो घबरा जाता है कि अगर लाश को ऐसे ही छोड़ देंगे या कहीं इधर उधर लेके जाएंगे
तो पुलिस को तुरंत पता चल जाएगा। और जो कि वो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तो लोग उसको जानते भी थे, वो काफ़ी नामी चेहरा था, उसको ज़्यादातर लोग जानते थे। तो वो क्या करता है, रात का करीब 9-10 बजा होता है, वो जाता है अपनी बीवी की लाश एक बड़े से पॉलीथीन में, ब्लैक कलर का पॉलीथीन होता है, उसमें पैक करता है, उसको ले जाकर अपनी गाड़ी में रख देता है। कहते हैं उस वक्त मारुति 800 सुनील शर्मा चलाता था, उसको लेकर वो निकल जाता है। दिल्ली के से ही आगे थोड़ा एक ब्रिज पड़ता है जहाँ पर यमुना नदी कहते हैं नीचे बहती है, तो वो जाता है और सोचता है कि इसको यमुना में ही फेंक देंगे लाश को। लेकिन कहते हैं कि उस रात वो ब्रिज इतना ज़्यादा बिजी होता है कि लोग आते जाते रहते हैं, गाड़ियां बराबर निकला करती हैं। अब सुनील शर्मा एक तो घबराया हुआ होता है क्योंकि उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है, वो इस प्रवृत्ति का नहीं होता है, लेकिन उससे जो कुछ भी हुआ होता है, कहते हैं वो इतना ज़्यादा गुस्से में था, इस वजह से होता है। तो वो काफ़ी घबरा जाता है जब वो उसकी बीवी की डेथ हो जाती है, वो भी उसी के हाथों हत्या कर देता है वो। तो कहते हैं कि वो यमुना पर, उसी ब्रिज पर गाड़ी कभी इधर से उधर ले जाता है, फिर उधर से इधर लेके आता है, लेकिन कोई भी उसको ऐसा वक्त नहीं मिलता है जहां से वो लाश यमुना में फेंक सके। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद कहते हैं कि कनॉट प्लेस में उसका एक रेस्टोरेंट होता है, तो तुरंत वो गाड़ी लेकर उस रेस्टोरेंट में जाता है। उस रेस्टोरेंट का नाम है बगिया रेस्टोरेंट, और वो बगिया रेस्टोरेंट एक होटल में होता है जो काफ़ी फेमस होटल कनॉट प्लेस का उस वक्त का माना जाता है। हालांकि अब उसका नाम कहते हैं बदल गया है, लेकिन पहले उसका नाम था अशोक यात्री निवास, जो कनॉट प्लेस में, अगर आज भी आप दिल्ली में उस जगह पे जाएंगे तो अशोक यात्री निवास नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे कोई नया होटल बन गया है। लेकिन उसी में एक बगिया रेस्टोरेंट भी था जो कहते हैं सुनील शर्मा का ही था। तो वो जाता है वहाँ पर उस रेस्टोरेंट में, और काफ़ी उसका आना जाना रहता है क्योंकि उसका खुद का रेस्टोरेंट था। वहाँ पर उसका जो मैनेजर था केशव, कहते हैं कि मैनेजर से उसके काफ़ी अच्छे संबंध थे सुनील शर्मा के। तो वो पहले तो जाता है और केशव से कहता है कि अब जो है रेस्टोरेंट को बंद कर दो और लोगों से कह दो कि अब खाना ख़त्म हो गया है। तो केशव भी सोचता है कि आखिर ऐसा एकदम से क्या हो गया कि कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट बंद कर दो, लोगों से कह दो खाना खत्म हो गया है। तो केशव कहता है ठीक है, मैं ये कह देता हूँ खाना खत्म हो गया है, लेकिन जो लोग खाना खा रहे हैं उनको खा लेने देते हैं, उसके बाद क्लोज का बोर्ड लगा देंगे। तो सुनील कहता है ठीक है, जो लोग खा रहे हैं उनको खा लेने दो, लेकिन इसके बाद कह दो खाना खत्म हो गया है। अब केशव भी चक्कर में पड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो सुनील कह रहा है कि लोगों से कह दो खाना खत्म हो गया है, जबकि खाना होता है। इसके बाद वो कहता है सुनील केशव से कि यहाँ पर जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उन सबसे कह दो कि उनकी छुट्टी है, अब वो अपने घर जाएं। तो केशव कहता है कि कुछ लोग वहीं रेस्टोरेंट में ही रहते हैं, कुछ लोग वहीं के होते हैं। तो केशव उनसे कहता है कि इन लोगों को यहीं पे रहने दीजिए, क्योंकि ये लोग काफ़ी वक्त से अपने घर नहीं गए, इनके घर भी दूर हैं, तो ऐसे रात में ये कहाँ जाएंगे। लेकिन सुनील कहते हैं उस वक्त काफ़ी डरा हुआ होता है और वो गुस्से में केशव से कहता है कि नहीं, इन सब की छुट्टी कर दो, इन सबसे कह दो कि 2-3 दिन के लिए छुट्टी है, रेस्टोरेंट नहीं खुलेगा। केशव ऐसा ही करता है, उन सबको वहाँ से हटा देता है, रेस्टोरेंट को बंद कर देता है और सुनील के कहने पर वो सारी बत्तियाँ भी बुझा देता है। अब सुनील केशव को सारी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताता है कि कैसे उसके हाथों उसकी बीवी की हत्या हो गई है। केशव घबरा जाता है ये सुन के, लेकिन जो कि वो अच्छा दोस्त होता है सुनील का, तो वो कहता है कि अब आगे का क्या प्लान है। तो सुनील कहता है कि ये जो डेड बॉडी है इसको हम कैसे न कैसे करके तंदूर में अगर डाल दें, जो जैसे आपने जो तंदूर देखा होगा, जो आपने तंदूरी रोटी खाई होगी, तो वही वाला तंदूर। तो उसमें कहता है सुनील कि इसी तंदूर में जो है नैना की लाश को डाल देते हैं, तंदूर के साथ ही जल जाएगी और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। अब जो कि सुनील उसका अच्छा दोस्त होता है, पूरी कहानी सुन चुका होता है, घबराया भी होता है, तो केशव भी तैयार हो जाता है, सुनील के इस प्लान में शामिल हो जाता है और कहता है ठीक है। अब दोनों लोग उस लाश को लेकर जाते हैं और जैसा कि सुनील ने कहा होता है, केशव और सुनील दोनों ही पकड़ के, क्योंकि वो तंदूर कहते हैं काफ़ी बड़ा होता है, तो उसमें पूरी लाश को ये लोग डाल देते हैं। लेकिन लाश कहते हैं कि वो जल नहीं रही होती है, क्योंकि उसमें लकड़ी कहते हैं कुछ कम होती है, तो फिर से उसमें लकड़ी और ज़्यादा बढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी लाश वो लपटें नहीं पकड़ती है कि वो तेज़ी से वो जल सके। तो उसके बाद कहते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में, जो कि बगिया रेस्टोरेंट है, वहाँ पर सुनील का आना जाना रहता है, तो और कांग्रेस का वो यूथ प्रेसिडेंट भी होता है, तो कहते हैं वहाँ पे कुछ पोस्टर और बैनर पड़े होते हैं पुराने। तो केशव से कहता है कि वो पोस्टर और बैनर ले आओ, उसको भी इस तंदूर में डालते हैं ताकि आग थोड़ी और ज़्यादा बढ़े, लपटें थोड़ी और ज़्यादा निकले, क्योंकि बॉडी को जलने में काफ़ी वक्त लग रहा था और दोनों लोग काफ़ी डरे भी होते हैं। तो केशव ऐसा ही करता है, लेकिन कहते हैं उसके बाद भी बॉडी कुछ
कायदे से नहीं जल रही होती है, मतलब इतनी आग नहीं उसमें पकड़ पाती है कि बॉडी पूरी तरीके से राख हो जाए। इसके बाद कहते हैं कि जैसे वहाँ मैंने आपको बताया कि रोटियां वगैरह उस तंदूर में सेकी जाती हैं, तो वहाँ पर बटर भी रखा होता है। फिर सुनील बटर लेता है और उस तंदूर में डाल देता है। उसके बाद कहते हैं कि लपटें काफ़ी तेज़ उठने लगती हैं। अच्छा, लपटें इतनी तेज़ उठने लगती हैं कि ऊपर एक त्रिपाल टाइप का लगा होता है, तो वो त्रिपाल सड़क से दिख रहा होता है और लपटें वहाँ तक जाने लगती हैं। बाहर से देखने में लोगों को ऐसा ही लगता है कि अंदर आग लगी है। कहते हैं कि उस रेस्टोरेंट के सामने एक सब्जी वाली अपना ठेला लगाती है और जब वो देखती है कि त्रिपाल तक लपटें उठ रही हैं तो वो घबरा जाती है। उसको लगता है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है और बाहर से देखने में लगता है कि रेस्टोरेंट अंदर से बंद है, क्योंकि सब अंधेरा होता है। जैसा कि सुनील केशव से कहता है कि सब अंधेरा कर देना, तो वो घबरा जाती है और कहते हैं कि उस वक्त वहाँ पर कनॉट प्लेस में एक पुलिस ऑफिसर पेट्रोलिंग पर होता है। वो जल्दी से चीखने चिल्लाने लगती है आग आग करके, और उसके बाद वो उस पुलिस वाले के पास जाती है और उससे कहती है कि देखिए सर, यहाँ पर सामने एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर आग लग गई है। अब पुलिस वाला भी देखता है कि लपटें इतनी तेज़ उठ रही हैं कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है। पुलिस वाला भाग कर जाता है और देखता है कि 2 लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो सुनील और केशव होते हैं। अच्छा, कहते हैं कि उसी कनॉट प्लेस में वो पुलिस वाला पेट्रोलिंग करता है तो उसकी केशव से काफ़ी अच्छी जान पहचान होती है, क्योंकि आम दिनों में वो उस रेस्टोरेंट में आया करता है पेट्रोलिंग के दौरान। तो जब जाता है वो पुलिस वाला केशव से मिलता है और कहता है कि ये आप लोग क्या जला रहे हैं, यहाँ पर लपटें इतनी तेज़ उठ रही हैं और ज़्यादा उठी तो त्रिपाल में आग लग जाएगी, जिसके चलते आग इधर उधर भी फैल सकती है। तो केशव उसको समझा देता है, कह देता है कि नहीं नहीं सर, वो कुछ पुराने बैनर पड़े हुए थे जिनको हम जला रहे थे, जिसकी वजह से ये आग इतनी लपटें उठ रही हैं। अभी थोड़ी देर में जब बैनर सारे जल जाएंगे तो ये आग शांत हो जाएगी। पुलिस वाला भी उनकी बात सुनता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन कहते हैं कि पुलिस वाला उसी रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा रहता है और वो बार बार वही आग की लपटें। अच्छा, जब सुनील पूरा बटर उसमें डाल देता है तो वो लपटें काफ़ी तेज़ उठ रही होती हैं, वो बंद ही नहीं होती है। तो पुलिस वाले को भी थोड़ा शक होता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्या जला रहे हैं, और उसके मन में ये चिंता होती है कि कहीं कुछ भी इधर उधर हो गया तो आग बिल्डिंग में फैल जाएगी, फिर उसको काबू करना भी मुश्किल हो जाएगा। वो फिर से रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ का जो मैनेजर होता है और सुनील का जो दोस्त होता है केशव, उससे फिर कहता है जाके कि तुम लोग ऐसा जला क्या रहे हो जिसकी वजह से आग इतनी तेज लग रही है और त्रिपाल तक आग जा रही है, ऐसा क्या तुम्हारा जल रहा है। तो केशव फिर से कहता है कि सर, वो बस पोस्टर बैनर है जिनको हम जला रहे थे, कुछ कूड़ा इकट्ठा हो गया था जिसको हम खत्म कर रहे थे। अब पुलिस वाले का भी थोड़ा दिमाग घूमता है, वो कहता है कि तंदूर में तुम कचरा जला रहे थे, ये तो हमको नहीं समझ में आया। पुलिस वाला केशव से ज़बरदस्ती करता है और कहता है हमको देखना है कि आखिर तुम लोग तंदूर में जला क्या रहे हो। पुलिस वाला जाता है और देखता है जाके कि कुछ तो जल रहा है तंदूर में। अब उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन उसको एक हाथ दिख जाता है। पुलिस वाला आनन फानन में बाकी टीम को कॉल करता है और कहते हैं कि जब ये सब चल रहा होता है उतनी देर में सुनील धीरे से पीछे के रास्ते से वो भाग जाता है। अब पुलिस वाले जो है वो आते हैं, तुरंत केशव को गिरफ्तार करते हैं। केशव भी वहाँ पर मिलता है, लेकिन सुनील वहाँ पर कहते हैं तब तक भाग गया होता है। अब तुरंत पुलिस उसमें पानी डालती है, आग को बुझाती है और बची कुची बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। रातों रात ये खबर पूरे हर जगह फैल जाती है, अखबारों में हेडलाइन बन जाती है ये खबर। जब अगले दिन ये अखबार छपता है और हर कोई सहम जाता है ये खबर पढ़कर कि एक लाश तंदूर में जलते हुए मिली है। पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करती है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो कहते हैं बॉडी इतनी ज़्यादा जल चुकी होती है कि पता नहीं चलता है कि ये लाश है किसकी। बस पोस्टमार्टम में इतना पता चलता है कि ये लाश किसी महिला की है, लेकिन किस महिला की है ये नहीं पता चलता है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मकबूल करीम जो नैना साहनी का काफ़ी अच्छा दोस्त हुआ करता था, सुनील और नैना के घर उसका आना जाना भी था, तो जब वो ये खबर पढ़ता है तो कहते हैं वो जल्दी से दौड़कर पुलिस के पास जाता है और कहता है कि उसको लाश देखनी है। जब वो लाश देखता है तो लाश का, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिर्फ हाथ बचा होता है, तो वो जब हाथ देखता है मकबूल करीम तो देखता है कि हाथ में एक अंगूठी है। उस अंगूठी से वो पहचान लेता है कि ये नैना साहनी है और वो पुलिस को बता देता है कि नैना साहनी सुनील शर्मा की पत्नी थी। कुछ दिनों से इनके बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते ये काम सुनील शर्मा ने किया है। इसके बाद इधर केशव को भी पुलिस आड़े हाथों लेती है और उससे भी पूरा सच उगलवाती है। केशव डर जाता है ये सब सुन के और वो कहता है कि ये सारा काम सुनील ने किया है। अब सुनील, जैसा मैंने आपको बताया था कि उस रात जब ये सब देख रहा होता है तो वो धीरे से फरार हो जाता है।
पता चलता है कि उस वक्त सुनील भागकर दिल्ली से बैंगलोर चला जाता है और बैंगलोर की एक कोर्ट में अर्जी दाखिल करता है कि उसको पुलिस झूठे इल्जाम में उसको ढूंढ रही है और उसको गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस को ये बात जैसे ही पता चलती है वो तुरंत बैंगलोर जाती है और सुनील शर्मा को गिरफ्तार कर लेती है। सुनील शर्मा को पुलिस फिर उस वक्त आड़े हाथों लेती है और कहती है कि सच सच बताओ आखिर हुआ क्या है, ये तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा है। तब सुनील बताता है कि उसने अपनी बीवी को इसलिए मारा होता है क्योंकि उसको लगता है कि उसका अफेयर किसी से चल रहा है और वो जानबूझ के नहीं मारता है, गुस्से में वो पहले ऊपर फायर करता है, वो मिस फायर हो जाता है, उसके बाद वो नैना को गुस्से में गोली मार देता है। उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था नैना को मारना, उसने ये मर्डर प्लान नहीं किया था, बल्कि ये सब गलती से हो जाता है। इसके बाद कहते हैं कि इस केस की सुनवाई लोअर कोर्ट में होती है जिसमें केशव को 7 साल की सजा होती है और कहते हैं कि सुनील शर्मा को इसमें फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन इसके बाद मामला हाईकोर्ट में जाता है। हाईकोर्ट में जो है सुनील शर्मा को फिर से फांसी की सज़ा ही सुनाई जाती है जैसा कि लोअर कोर्ट में हुआ था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे मामला चलता रहता है और मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट और साल आ जाता है 2015 का, यानी कि उसको जेल हुई थी 1995 में। सुनील शर्मा को मामला पहले लोअर कोर्ट में चला, फिर हाई कोर्ट में चला, फिर मामला आ गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो वहाँ के जज कहते हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, क्योंकि अब इसमें उम्र कैद की सज़ा सुनील शर्मा को नहीं दी जा माफ़ कीजिएगा, इसमें सुनील शर्मा को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने ये कोई मर्डर प्लान नहीं किया है, उसने मर्डर जानबूझ के नहीं किया है और उसका जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं है। तो ये बात कहते हैं जज की, ये बात तो साफ है कि वो ऐसी मानसिकता का नहीं है कि वो किसी का मर्डर कर दे और वो सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है। तो इसलिए जो कोर्ट होती है सुप्रीम कोर्ट कहते हैं उस वक्त उसको उम्र कैद की सज़ा सुना देती है। अच्छा, जब उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है तो कहा जाता है अब जब उम्र कैद की आज के टाइम में जब सज़ा सुनाई जाती है तब उसमें मेंशन कर दिया जाता है कि 18 साल के उम्र कैद की सज़ा या फिर 20 साल की उम्र कैद की सज़ा या फिर कैदी जब तक जिंदा रहेगा तब तक उम्र कैद की सज़ा। लेकिन सुनील का जब ये ऑर्डर पास किया गया, उसको ये सज़ा सुनाई गई उम्र कैद की सज़ा, तो उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि कितने साल उम्र कैद की सज़ा। तो कहते हैं सुनील ने एक अर्जी दाखिल की 2015 सितंबर में ही, जिसमें वो कहता है कि उम्र कैद की सज़ा वो ऑलरेडी काट चुका है क्योंकि 1995 में उसको जेल हुई थी, 2015 आ गया था, 20 साल का लंबा समय हो गया था, जिसके बाद वो कहता है कि उम्र कैद की सज़ा वो ऑलरेडी काट चुका है, अब उसको रिहा कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में जब वो ये अर्जी दाखिल करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिहा कर देती है और वो बाहर आ जाता है। कहते हैं उसके बाद उससे संपर्क करने की काफ़ी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन सुनील शर्मा कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहले ही बहुत कुछ खत्म किया है, अब वो किसी से नहीं मिलना चाहता है और कहते हैं कि वो दिल्ली के किसी किराए के मकान में रहता है। और उसके बाद सुनील शर्मा सभी से संपर्क तोड़ देता है। वो कहाँ गया, उसने क्या किया, लोगों को नहीं पता और ना ही कोई, वो ना किसी से मिलता है, ना टीवी में इंटरव्यू देने को राज़ी होता है, वो समाज से कट जाता है पूरी तरह से। और इस तरीके से एक आग के जरिए पुलिस एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करती है और लोगों के सामने उस दिन आता है तंदूर केस कि किस तरीके से एक आदमी अपनी बीवी को तंदूर में डाल देता है, बड़ी ही बेरहमी से। पहले तो उसको गोली मार देता है, उसके बाद बेरहमी से उसको तंदूर में डाल देता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी उसको रिहा कर देती है, जिसको लेकर लोगों ने काफ़ी सवाल भी उठाए थे कि ऐसे इंसान को जो अपनी बीवी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया। हालांकि कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ कौन जा सकता है। आपको ये मर्डर मिस्ट्री कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।